सामने हो मंजिल तो कभी रास्ता मत मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब उसे कभी मत तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमी मत छोड़ना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज की। कक्षा 10 का मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो आज हम लोग ट्रायंगल की बात करने वाले हैं। इस पूरे ट्रायंगल चैप्टर को समाप्त करेंगे एक ही वीडियो में, और प्रीवियस ईयर के सारे सवाल जो अब तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं और या जिनके आने की संभावनाएं हैं, और एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सभी बुक जितने रेफरेंस बुक हैं सभी के क्वेश्चन आज की इस क्लास में होने वाले हैं। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। आज की बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ट्रायंगल चैप्टर आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूरा आता है। तो 10 नंबर आपको यहाँ से बच्चों मिलने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है आपके लिए। तो आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए, पूरा ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात आपके समझ में आएगी और एक एक बात इम्पॉर्टेंट होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लगा लीजिए हेडिंग ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। सबसे पहले मित्रों बात करने वाले हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है तो होता क्या है। त्रिभुज एक 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। क्या है? त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ये आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की डेफिनेशन है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है। अब देखिए इसमें त्रिभुज के अंग क्या क्या होते हैं। तो नोट करेंगे पहला पॉइंट, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं। नंबर 1 आपका AB हो गया, नंबर 2 आपका BC हो गया और AC हो गया। तो ये AB एक भुजा है, BC एक भुजा ये हो गई और AC एक भुजा हो गई। तो 3 भुजा आपके पास होती है इसमें। और त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होते हैं। इसमें क्या होता है अगला पॉइंट? 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष होते हैं। 3 भुजा हो गई और 3 शीर्ष भी हो गए। कौन कौन से सर? A, B और C। A, B, C ये 3 शीर्ष हो गए। और इसके साथ साथ 3 कोण होते हैं। कितने कोण? 3 कोण होते हैं। कोण A, कोण B, कोण C। तो ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। तो एक त्रिभुज क्या है? त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ट्रायंगल इज बाउंडेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स विच हैव 3 वर्टेक्सेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। यानी कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक आकृति है, एक फिगर है
जिसमें 3 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, 3 भुजा ए बी, बी सी, ए सी, और 3 शीर्ष बच्चों, ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष। तो शीर्ष यानी कि वर्टेक्स इंग्लिश में कहते हैं। तो 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण होता है। ये आपकी त्रिभुज की डिफिनीशन हो गई। ठीक है बच्चों, कोई समस्या यहाँ तक? तो अब बात करेंगे बच्चों हम त्रिभुज, तो हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं क्लास 6, 7, 8 में भी, 9th में भी। अब बात करेंगे कि जैसे 9th में हमने पढ़ा था त्रिभुज की सर्वांग क्षमता होती है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल होता है, वैसे ही त्रिभुज की समरूपता भी होती है। क्या होती है? समरूपता त्रिभुज की, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता की तरफ। तो अब आप डाल लीजिए हेडिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 त्रिभुज हैं, एक मान लिया हमने ए बी सी है, एक त्रिभुज आपका है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आपके सामने है डी ई एफ। अब ये 2 त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे? तो कंडीशन है दो त्रिभुज का निशान है, इसको त्रिभुज पढ़ेंगे। 2 त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि 2 त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि नंबर 1 कंडीशन उनके संगत कोण समान हो। संगत कोण क्या बच्चों? समान हो। जैसे मान लो ये त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण डी हो, कोण बी बराबर कोण ई हो, कोण सी बराबर कोण एफ हो, यानी इनके संगत कोण बराबर का मतलब है कोण ए के संगत डी है तो ए बराबर डी हो, बी बराबर ई हो और सी बराबर एफ हो। अगर ऐसा होता है तो कोण ए बराबर कोण डी लिख दो, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा आपका, और कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये है 2 त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि पहली शर्त उनके संगत कोण समान हो, तो कोण के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ये नोट की। दूसरा कंडीशन कहता है कि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं समानुपाती हों। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी उनका अनुपात समान हो। जैसे ये भुजा ए बी का अनुपात डी ई के साथ, ए बी का अनुपात डी ई के साथ जो आए वही अनुपात बी सी का ई एफ के साथ आए, वही अनुपात बी सी का ई एफ के साथ आए, और वही अनुपात सेम आपका ए सी के साथ डी एफ का आए, वही अनुपात ए सी का डी एफ के साथ आए।
तो अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और अगर ये दोनों कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाई करती हैं, संतुष्ट करती हैं, तो आपका कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। फिर ध्यान देंगे बच्चों, हमने कहा कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो उसकी दो कंडीशन नोट कराई हमने आपको। पहली कंडीशन, इनके संगत कोण समान हो। दूसरी कंडीशन, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, यानी AC का अनुपात DF के साथ जो हो वही अनुपात BC का EF के साथ हो, वही अनुपात AC का DF के साथ हो, यानी इन सभी भुजाओं का अनुपात भी समान है। कोण संगत भुजाएं अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी, तब हम बच्चों कहेंगे लास्ट में कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है। समरूप का निशान ये उल्टा S के जैसे बनता है, और इसको याद रखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC क्या है बच्चों, समरूप है त्रिभुज DEF के। तो समरूप का ये निशान है जो उल्टा S के जैसे दिख रहा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग समरूप। क्या पढ़ेंगे, समरूप पढ़ेंगे। तो समरूप का निशान है ये, ठीक है बच्चों। तो हमने जाना बच्चों त्रिभुज क्या है अभी तक, और त्रिभुज की समरूपता क्या है। दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे, जब उनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रमेय की, जैसे पहला थेल्स प्रमेय की बात करेंगे, जिसे समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं, और इसके विलोम की बात करेंगे। तो उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका पूरा नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आपके सामने है थ्योरम नंबर 1, ट्रायंगल की पहली थ्योरम। बहुत ध्यान से बच्चों इसको सुनेंगे आप, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने है। इस थ्योरम का बच्चों इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो नोट कर लीजिए ना, क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान बिल्कुल होना ही नहीं है। डेफिनेशन छोड़ो, गोली मारो इसको। अब ध्यान से सोचना हम क्या बता रहे हैं। मान लो एक त्रिभुज आपके पास है ABC, ठीक है, ये एक त्रिभुज है ABC, ये है A, ये है B और ये है C। देखो ध्यान से आपको समझना है, सुनना है बस। सारी बात यहीं छिपी है इस फिगर में। इस फिगर को आप समझ लिए तो ये इतनी बड़ी 3 लाइन जो लिखी गई यहाँ पे आपको आराम से याद हो जाएगी। क्या करना है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के सम्मुख समांतर एक दूसरी रेखा खींचो, तो मान लो हमने क्या कहा, BC के समांतर एक रेखा खींच दिया DE। क्या खींच दिया बेटा, DE खींच दिया। अगर हम BC के समांतर यहाँ पे एक रेखा DE खींच लें, तो होगा क्या, ये जो DE है, ये रेखा जो है, इन दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये कह रहा है। बात समझ में आई आपको, कि अगर ABC त्रिभुज में अगर BC के समान है, देखो इसने कहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज की एक भुजा BC है, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो एक भुजा को बिंदु D पर, एक भुजा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक समांतर रेखा खींची जाए। तो रेखा DE आपने खींच लिया, समांतर किसके, BC के। तो ये जो रेखा DE है, इस रेखा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये प्रमेय का कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि AD का अनुपात BD के साथ
यानी इसका अनुपात जो होगा वही बेटा इस AE और EC का अनुपात होगा, AE और CE का अनुपात होगा। बात समझ में आई आपके? पहला अनुपात क्या है? इसने कहा यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये आपका थ्योरम है। हमने कहा अगर BE के समांतर DE खींच लेते हैं तो AD और BD का जो अनुपात होगा वही AE और EC का अनुपात होगा या CE का अनुपात होगा। ये थेल्स थ्योरम की पहली इंपॉर्टेंट बात, इसको आप लगाएंगे हैशटैग, इसको करेंगे याद। पहली बात, अभी डायरेक्ट बेटा इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, डायरेक्ट सवाल पे 2-2 नंबर के सवाल, 3-3 नंबर के सवाल डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले पे मिलने वाले हैं। पहला, अगर देखो जी इसका अनुपात अगर मान लो ऐसे मिले कि AD/AB, देखो ऊपर का आधा, देखो AD ऊपर का आधा लिए, नीचे का पूरा लें AB, तो ये भी बराबर होगा AE/EC के, यानी कि AE/AC के। ठीक है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे? हालांकि प्रूफ से आपको विशेष कोई मतलब नहीं है। अगर आपको प्रूफ इन सभी का जानना भी है तो आपको इसी चैनल पे डिटेल्ड वीडियो में ट्रायंगल हम लोग पढ़ाएंगे, कुछ वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं। हालांकि आपको प्रूफ आने से कोई विशेष मतलब डिस्टेंस में नहीं है। तो देखो इसमें दोनों में अगर 1 जोड़ के सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा आपका। हमने क्या कहा? AD/AB AE/AC, ये भी बराबर होगा, एक फार्मूला आपका AB हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे की बात समझते हैं। अब अगर चाहो आप तो इसमें जो है ऐसे लिखा AD/AB लिखा था हमने, तो ऐसे ही आप अगर चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके बाद भी AD/AB का अनुपात, यहीं पे AD/AB का अनुपात आप चाहे तो DE/BC के अनुपात में भी लिख सकते हैं। किसके? DE/BC के अनुपात में। AB बराबर होगा इसी के। देखो AD छोटे वाले त्रिभुज की एक साइड है, अपॉन बड़े वाले त्रिभुज की पूरी साइड लिया हमने, तो AD देखो यहाँ पे AD छोटे त्रिभुज की आधी साइड ये, AB बड़े त्रिभुज की साइड पूरी है, बराबर में DE क्या है? छोटे त्रिभुज का बेस, और BC क्या है? बड़े त्रिभुज का बेस। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं आपके। तो एक AB हो गया बराबर आपके पास। और अगर आप इसको लिखना चाहो और तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AB ऊपर पूरा रेशियो, देखो AB/BD नीचे वाला आधा, AB/BD बराबर, देखो AB पूरा नीचे का BD बराबर AC इधर, AC पूरा इधर का और नीचे का CE इधर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये सब क्या है? थेल्स प्रमेय है। देखो ये तो डायरेक्ट आपको याद ही रखना है। उसके बाद अगर इन सबको भी आपको प्रूफ करने की आवश्यकता है तो दोनों साइड एक एक जोड़कर आपको सॉल्व करेंगे तो इन सब का प्रूफ भी मिल जाएगा। हालांकि ये प्रूफ से, हालांकि वैसे भी आपको याद करना पड़ेगा, तो इसको आप डायरेक्ट ही इन तीनों फार्मूलों को याद रखेंगे। तो ये हो गया थेल्स प्रमेय, जिसमें क्या बताया गया कि अगर किसी त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा खींची जाए जो अन्य भुजाओं को दो अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में होंगी। ये इसका मतलब हुआ यहाँ तक। ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे इसका एक विलोम भी है। विलोम क्या है सर? तो थेल्स प्रमेय का इसका विलोम ये है, ध्यान सुनना, विलोम क्या है? तो थेल्स प्रमेय का विलोम ये है,
थेल्स प्रमेय का विलोम, उल्टा। ये प्रमेय नंबर 2 है बेटा, ये प्रमेय नंबर कौन है? 2 है। दूसरा क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में उनकी 2 भुजाएं समानुपाती हों, देखो उल्टा बोल रहा है। पिछले में क्या कहा? पहले में कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के सम्मुख भुजा समांतर खींची जाए तो ये दोनों समानुपाती होंगी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में की 2 भुजाएं समानुपाती हों, यदि किसी 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या हो? समानुपाती हों, तो ये DE और BC क्या होगा? समांतर होगा। उल्टा बोल रहा है। यदि, इसमें ध्यान देंगे, प्रमेय क्या है? यदि AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC के, अगर ये बराबर है, मतलब AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, अगर ये बराबर है, पहले से बराबर है, तो इसका मतलब देन तब जो DE है वो समांतर होगी BC के, तब DE समांतर होगी BC के। इसे कहते हैं थेल्स के प्रमेय का विलोम, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। तो ये दोनों प्रमेय आपको याद रखनी है। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के सम्मुख एक समांतर भुजा खींची जाएगी तो वो जो समांतर भुजा खींचे हो वो लाइन त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। ये पहली प्रमेय है। इसका हमने ये 3 कंडीशन बनाई यहाँ पे, हालांकि 4 है, 2 इसमें है और ये 2 4। अब देखो दूसरी प्रमेय क्या है? थेल्स का विलोम प्रमेय क्या है कि अगर बाई चांस आप किसी त्रिभुज में, अगर बाई चांस किसी त्रिभुज में आपको ऐसा मिल जाए कि इन भुजाओं का अनुपात समान हो, तो इसका मतलब 100% ये बीच वाली जो रेखा है ये समांतर होगी। ये क्या होगी? DE BC के समांतर होगी। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, थेल्स के प्रमेय का विलोम है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? अब इसको आप एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे कुछ और थ्योरम, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ समझते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे इसको। ये वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी चाहें तो आप इसका ले सकते हैं, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। अब इसके बाद बच्चों डालिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। डालेंगे त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ क्या हैं? नंबर 1 ध्यान देंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है। ये क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि 2 त्रिभुज समरूप हो जाएं। तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि 2 त्रिभुज के समरूप होने के लिए मित्रों पहली कसौटी क्या है? भुजा 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 कसौटी, भुजा 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 कसौटी। इसका मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होती है, सिमिलरिटी बच्चों, कसौटी। इसको इंग्लिश में SSS सिमिलरिटी कहते हैं। क्या होती है ध्यान देंगे आप। मान लीजिए आपके पास 2 त्रिभुज हैं, एक है बच्चों ABC और दूसरा है मित्रों आपके सामने दोस्तों
DEF। जैसे मान लो इसमें भुजा 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 कसौटी है तो होगा क्या, जैसे मान लो ये AB भुजा DE के इसका अनुपात बराबर हो, BC का EF के साथ अनुपात और AC का DF के साथ अनुपात। अगर बच्चों आपका यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि AB का अनुपात DE के साथ, BC का अनुपात यहाँ पे EF के साथ और AC का अनुपात आपका DF के साथ। अगर ये तीनों चीज़ें यानी कि ये तीनों सम्मुख भुजाएं बेटा यानी कि समांतर यानी कि संगत भुजाएं का अनुपात, इन सभी संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान होगा मित्र तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DEF के। किसके? DEF के बेटा। ये समरूपता है आपकी। ये जो S का निशान है इसका मतलब समरूपता होता है। तो ये पहली कसौटी है कि अगर किसी त्रिभुज के यदि किन्हीं दो त्रिभुज के सभी संगत भुजाएं समानुपाती हों, जैसे कि यहाँ पे AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF है, तो दोनों त्रिभुज आपके क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। ये हमारा प्रमेय है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले कसौटी की तरफ, सिमिलरिटी की। तो अगली कसौटी हमारी है दूसरा कोण समरूपता। कोण समरूपता। अगर आप ध्यान देंगे इसको एंगल सिमिलरिटी कहते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज आपके पास फिर से वही ABC दे दे और एक त्रिभुज बेटा आपको फिर से वही DEF दे दें, DEF, तो होगा क्या इसमें? जैसे मान लो एक त्रिभुज ABC का एंगल A, DEF का एंगल D, यानी कि एंगल A बराबर हो एंगल D के और एंगल B बराबर हो एंगल B जो है, कोण B बराबर है कोण E के और कोण C आपका बराबर हो कोण F के। अगर ऐसा होता है किसी एक त्रिभुज के तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे है कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, तब भी क्या होगा? तब त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DEF के क्या हो जाएगा? आपका समरूप हो जाएगा। तो ये भी आप इसको याद रखेंगे। एक दूसरी समरूपता आपकी ये हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे की। दूसरा समरूपता बच्चों होता है थर्ड वाला हमारा, कहता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जैसे मान लो आपके पास ये दो त्रिभुज PQR और PQR और MNO। अब की बार नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, नाम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। PQR MNO दो ट्रायंगल हैं।
इसमें आपके पास ये भुजा PQ और भुजा MN का अनुपात, PQ और MN का अनुपात जो है वही आपके PR और MO का अनुपात है। अगर ये दो भुजाएं जो कि क्या हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, ये समानुपाती हों साथ में, इसके बीच वाला कोण बच्चों ध्यान देंगे, दोनों भुजा को कॉन्टेन करने वाला एंगल, दोनों भुजा के बीच का एंगल, ध्यान देना ये कोण क्या है, दोनों के बीच का एंगल P बराबर एंगल M, ये कोण बराबर हो। ये नहीं कि आपका ये कोण बराबर हो, नहीं, दोनों भुजा से जुड़ा हुआ एंगल बराबर हो, तब क्या होगा, तब कहेंगे आप कि त्रिभुज, तब त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज MNO के, त्रिभुज MNO के। तो ये आपके पास तीन समरूपता यानी कि त्रिभुज के समरूपता की कसौटियां हमने देख लिया मित्रों, ठीक है। तो इतना आप नोट करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, कुछ और थ्योरम को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रमेय नंबर 3 की बच्चों बात करेंगे हम लोग। प्रमेय 3 कहता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय है बच्चों। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इससे सवाल तो 100% हर बार एग्जाम में आना ही है। एक क्वेश्चन आप लिख लो कि हर बार छपता है इससे। क्या कहता है ये, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो दो समरूप त्रिभुज हैं, जैसे मान लो हमने बनाया एक त्रिभुज, मान लो बनाया ABC, ABC, दूसरा त्रिभुज बनाया हमने DEF। तो कह रहा है बच्चों अगर दोनों समरूप हों, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हों, समरूप हों, तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि क्षेत्रफल AR माने बच्चों एरिया, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का, और त्रिभुज के क्षेत्रफल DEF का, इसका जो अनुपात होगा मित्र क्या होगा। देखो बात ये है कि अगर दो समरूप त्रिभुज आपके सामने ABC और DEF है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मित्रों क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि AB का अनुपात DE के साथ और इसका जो वर्ग होगा वही इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यानी कि इनके सम्मुख भुजाओं के वर्ग का जो अनुपात होगा वही इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। एक भुजा भी हमने लिया, दूसरा लेते हैं, मान लो BC का अनुपात EF के साथ, तो इसका भी स्क्वायर इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। और ऐसे आगे भी लिख सकते हैं आप कि AC का और DF का जो वर्ग होगा स्क्वायर का अनुपात का वो भी बराबर होगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो ध्यान से आपको समझना है मित्रों कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ साथ दोस्तों क्या होगा, यही अनुपात और भी बराबर होगा इनके परिमाप के। परिमाप त्रिभुज ABC का जो परिमाप है और त्रिभुज DEF का जो परिमाप है, इनके परिमाप के भी बराबर होगा। त्रिभुज
ABC और त्रिभुज DEF के परिमाप के बराबर भी होता है। साथ ही साथ तो तीनों भुजाओं में से कोई दो संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपको मिल जाता है मित्रों, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हो आप, या फिर अगर इनके परिमाप का भी अनुपात मिल जाता है, तो जो परिमाप का अनुपात का वर्ग होगा मित्र, ध्यान देना, यहाँ वर्ग भी करना है आपको। क्या करना है? वर्ग भी साथ में करना है। जैसे यहाँ वर्ग भुजा में किए थे, वैसे इनके परिमापों का अनुपात निकाल के अगर पूरे का वर्ग कर देते हैं ना, बात वही अलग अलग कवर करो, चाहे पूरे का तो हमने लगा दिया, देखो पूरे का वर्ग लगा दिया। तो यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के जो परिमाप है उसका अलग अलग वर्ग लगाओ तब भी ठीक है, एक साथ वर्ग लगाओ तब भी ठीक है। हालांकि बात तो वही होगी, अगर मान लो 2/3 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, पूरे का वर्ग है तब भी 4/9 ही आएगा, है ना। तो बात वही है कि मेन थ्योरम आपकी ये है, क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो उनके संगत कोई भी अगर भुजा मिल गई, एक संगत भुजा, तो उसके अनुपात का जो वर्ग होगा वही उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। या फिर बच्चों अगर इसका परिमाप भी मिल जाता है त्रिभुज का, तो उसका भी वर्ग आप कर देंगे, तब भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात निकालाएगा। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब ये थ्योरम 3 है, प्रमेय 3 है, और प्रमेय 4 क्या कहता है बच्चों? प्रमेय 4 भी यहीं लिख लेते हैं। प्रमेय 4 कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से बड़ी भुजा पर बड़ी भुजा मतलब बच्चों कर्ण होता है, बड़ी भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है। साथ ही साथ दोनों भाग बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। मतलब क्या है बच्चों पूरी राम कहानी का? तो आप ध्यान से बात को समझेंगे, क्या बताया गया यहाँ पे। जैसे मान लो एक त्रिभुज बच्चा ये है ए, एक समकोण त्रिभुज आपने बना दिया ABC, क्या बना दिया? ABC, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। और इसमें क्या किया आपने? तो इसमें किया ये कि 90 डिग्री वाले एंगल से आपने एक लंब डाल दिया इस बड़ी वाली साइड कर्ण पर। तो यही बात हमने यहाँ कही है कि अगर आप 90 वाले डिग्री समकोण से बड़ी भुजा पर लंब डाल देते हैं, बड़ी भुजा कौन है बच्चा? AC कर्ण है। AC पे अगर लंब डालोगे तो ये जो लंब आपने डाला है, ये जो लंब है, ये लंब इन दोनों को दो समरूप त्रिभुज में डिवाइड करेगा। यानी कि जो दो पार्ट यहाँ से बन गए हैं, कौन कौन से भाग? तो आप कहोगे कि आपका एक बना है B, यहाँ मान लो D है जिस पे लंब डाले हो, मान लो ये BD लंब है, तो BDA त्रिभुज BDA ये समरूप होगा त्रिभुज BDC के।
त्रिभुज BDC के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज जो दो भाग बने हैं त्रिभुज के, ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC जो है, कौन बच्चा, एक त्रिभुज ABC जो है, ये भी इन्हीं के समरूप होगा, दोनों के। मतलब ये दोनों आपस में समरूप तो होंगे ही होंगे, इसके साथ ही साथ आपका ये तीसरा वाला त्रिभुज जो बड़ा वाला ABC है, वो भी इन दोनों के समरूप होगा। ये थ्योरम नंबर आपकी 4 कह रही है मित्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप आराम से नोट कीजिए। हम लोग अब बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की, और उसके बाद पाइथागोरस का विलोम पढ़ेंगे, और यहाँ पे उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा समाप्त मित्र। ठीक है, तो आप जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पूरा आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो उम्मीद है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग जो है बढ़ेंगे आगे, तो आगे हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। तो डाल लीजिए आप पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय की बात करने वाले हम लोग। ये कहता है बच्चों कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज में मित्रों सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है मित्र। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक आपको समझने में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमने कहा अगर बड़ी भुजा हम AC को मानते हैं, क्योंकि ये जो कर्ण वाली भुजा होती है हमेशा बड़ी होती है, तो AC का जो वर्ग होगा वो लंब AB और आधार BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये आपकी जो है पाइथागोरस प्रमेय है मित्र। इसको आप एज इट इज ऐसे ही याद रखेंगे। इसके बाद एक प्रमेय और आएगी, तो 4 के बाद ये प्रमेय नंबर 5 थे मित्रों। उसके बाद हम छठवीं प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, और छठवीं प्रमेय ये कहती है पाइथागोरस का विलोम। पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस का विलोम है मित्रों। क्या कहता है ये कि अगर किसी त्रिभुज में दोस्त होगा क्या, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाए, तो जो बड़ी वाली भुजा होती है उसके वाला सम्मुख जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे 90 वाले के सामने बड़ी भुजा थी, तो बड़ी वाले का हमने कर्ण किया, कर्ण कहा, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर हो गया। वैसे ही मान लो आपके पास कभी ऐसा आ जाए कि एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में AB का वर्ग या फिर AC का वर्ग ही लेते हैं, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग।
अगर ऐसा हो जाता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है दोस्त, तो क्या होगा? ये जो बड़ी वाली भुजा AC है, इसके सम्मुख कौन होगा मित्र? कोण B होगा, है ना। AC के सम्मुख कौन कोण होगा? B होगा। इसका मतलब यदि अगर ऐसा होता है तब 100% एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी कि AC बड़ी भुजा के सामने का कोण, देखो AC बड़ी भुजा है तो इसके सामने कोण B होगा, जैसे यहाँ पे B है तो 100% B 90 डिग्री रहा होगा, यानी कि ये त्रिभुज समरूप रहा होगा, तभी ऐसा ये हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग दोस्त बढ़ेंगे एक्सरसाइज में, कुछ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। उसके पहले आप इतने प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर अब। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल B का मान यानी कोण B का मान आपको बताना है। ये प्रश्न आपके 2019 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये NCERT बुक का प्रश्न है मित्रों। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखो मित्रों, इस पे पाइथागोरस लगाने की कोशिश करो। सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पाइथागोरस थ्योरम लगाने की, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में पढ़ाया गया है, इसमें चैप्टर में दिया गया है, जो आपने थ्योरम अभी तुरंत पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी वाली साइड कौन दिख रही है? 6√3, 12 और 6 में सबसे बड़ी AC है। तो आप जो है बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करो, तो AC का अगर स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। और दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ो, देखो AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर करो, तो आप ध्यान दोगे कि AB यानी कि 6√3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ो तो 6 का स्क्वायर 36 गुणे √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो आप ध्यान देंगे यहाँ तो आएगा 36 तिहैया 108 प्लस 36, यानी कि 108 प्लस 36 144। अब आप ध्यान दो कि बड़ी वाली साइड का जो वर्ग आया दोनों छोटी साइड के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब पाइथागोरस आपका अप्लाई हो गया इस पे। अगर बच्चों ये पाइथागोरस इस पे एप्लीकेबल है, इसका मतलब जो आपका एंगल B होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि AC बड़ी साइड है और बड़ी साइड के सामने AC के सामने 100% क्या होगा? यहाँ पे आपका B होगा। तो ये रहा देखो A, ये रहा C और ये रहा B। तो अब B एंगल कैसा दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री आपको दिख रहा है, और यही 90 आपका क्या है मित्र? आंसर है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाया और आंसर बहुत ही आसानी से आपको मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल लगाने की, जिसके लिए बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अन्य दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के अगर योग के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो देखेंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक बेहतरीन प्रश्न 2018 बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ है, NCERT एग्जाम्पलर बुक का सवाल है। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी आपकी थेल्स प्रॉपर्टी यहाँ लगने वाली, थेल्स का प्रमेय लगाएंगे, आप आराम से आंसर निकाल पाएंगे।
इसने कहा दोस्तों कि अगर DE BE के समांतर है, देखो DE जो है अगर BC के समांतर, मित्र DE नहीं यहाँ BC होगा, अगर BC के समांतर है तब आपको AD का मान ज्ञात करना है। AD ये पार्ट है आपका, मान लेते हैं कि AD आपका x है, ठीक है मित्रों। AD क्या है, x है। अगर मान लिया जाए तो क्या होगा, देखो अगर लगाएं यहाँ मित्र थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय हमने पढ़ा है पहले मित्र, पहली प्रमेय आपको बताई गई थेल्स की प्रमेय से क्या होता है, अगर DE आपका समांतर है BC के, तब क्या होगा मित्रों, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। AD आपका x है अपॉन BD कितना है 7.2 है, बराबर AD कितना है AE 1.8 है अपॉन ये 5 आपका 4 है, ठीक है मित्रों। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट मित्रों यहाँ हटाएंगे आप, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 18 एकम 18 ढात ये 54 मित्र कट गया 3 बार, 24 एकम 24 24 यहाँ 72 यानी कि 2.4 मित्र, ठीक है। मतलब 3 एकम 3 3 दूना 6 3 चौके 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्त आपका x का मान आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों है और आपके एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर हम लोग बढ़ेंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आइए देखते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ट्रायंगल ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया। देखो एक ट्रायंगल ABC है, इसमें आधार BC के समांतर एक रेखा PQ हमने खींच दिया मित्रों। तो यदि PQ और BC का जो अनुपात है 1:3 है, तो आपको निकालना क्या है, AB और PQ का अनुपात ज्ञात कीजिए। AB और PQ का अनुपात मित्रों आपको निकालना है। तो आपको हमने एक बताया है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय में आपको बताया गया है कि लगाएंगे आप कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय पहली प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा, AP अपॉन BP ये बराबर होगा PQ अपॉन BC के, PQ अपॉन BC के बराबर होगा आपका ये। तो यहाँ पे आपको AP अपॉन BP इक्वल टू, देखो बच्चों PQ अपॉन BC की वैल्यू 1/3 दिया है, तो इसको 1/3 लिख लेंगे आप। क्या दिया है, 1/3 दिया है। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आएगा दोस्तों, देखो अच्छा आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे, एक बात को आपको और ध्यान देना होगा कि AP अपॉन AB होगा ये, क्योंकि पूरा रेशियो आपने यहाँ लिया है, तो ये ऊपर का AP अपॉन नीचे का पूरा AB होगा ये, इज इक्वल टू PQ अपॉन नीचे का पूरा BC होगा ये, क्योंकि आपने पूरा नीचे का रेशियो लिया है BC, तो बड़ा ट्रायंगल साइड लेंगे यहाँ से आप। अब देखो आपको AP अपॉन AB इज इक्वल टू PQ है 1 और BC है 3। तो अब अगर यहाँ क्रॉस मल्टी आप करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स AP। क्या हो जाएगा मित्रों, AB बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स AP। तो आपके पास ये रेशियो आ गया कि AB और AC का रेशियो आ गया, यानी कि AB जो है AP का 3 गुना है, यानी कि अगर AP का अनुपात 1 है तो AB का अनुपात 3 है, यानी कि ये 1 है और ये पूरा 3 है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे AB बराबर, देखो AB को आप कैसे लिखेंगे, देखो ये पूरा AB,
तो AB बराबर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से, AP प्लस BP। तो AP प्लस BP, इस AB साइड को लिखिए आप AB प्लस BP। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, 3AP है, तो AB की जगह पे आप लिख दो 3AP बराबर AP प्लस BP। तो अगर AP को आप LHS में लाओगे तो 3AP में से 1AP घट जाएगा, तो 3AP माइनस AP इज इक्वल टू BP। अब 3AP माइनस AP कितना होगा, 2AP इज इक्वल टू BP। अब BP के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं तो अपने से आप 1 तो मान ही सकते हो। अब अगर AP अपॉन BP निकालोगे तो होगा क्या, देखो ये 1 अपनी जगह पे है रहेगा, ये 2 नीचे भाग के यहाँ आएगा अपॉन में हो जाएगा, तो आपका AP अपॉन BP का जो अनुपात आ गया, AP और BP का अनुपात क्या आ गया, 1:2 आ गया, यानी कि 1:2 आ गया। और यही आपका आंसर है कि AP और PB का अनुपात 1:2 का है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो दोस्त ये प्रश्न आपके 2019-2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। NCERT एग्जाम्पलर का प्रश्न है बुक का, ठीक है। तो एक बेहतरीन सवाल है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आइए देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। करा ट्रायंगल ADB समरूप है ट्रायंगल ADC के, तब P का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें P का वैल्यू आपको बताना है। देखिए अगर त्रिभुज ADB ADC के समरूप है तो आप देखो कैसे लिखेंगे, देखो AD, ये AD अपॉन AD इक्वल टू BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है भाई। देखो पहला दो अक्षर का अनुपात यहाँ, फिर आगे के 2 लेटर, फिर आगे के 2 लेटर का अनुपात यहाँ, फिर यहाँ पहले तीसरे का, फिर यहाँ पहले तीसरे का अनुपात। इसको देखो आपको ऐसे करना होगा। देखो यहाँ आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे किसका लेना है। यहाँ देखा करो आप, पहले 2 लेटर का अनुपात, फिर यहाँ पहले 2 लेटर का अनुपात, फिर यहाँ पहले दूसरे तीसरे का अनुपात, फिर यहाँ भी दूसरे तीसरे का अनुपात, फिर यहाँ पहले तीसरे का, फिर यहाँ भी पहले तीसरे का अनुपात। देखो ये तो AD अपॉन ADC बराबर, जिसको हटा दो कोई काम नहीं था इसका। अब देखो जो बचा है उसकी वैल्यू डाल दो। देखो BD कितनी है, तो कहोगे BD है P, तो P अपॉन CD कितना है 2, तो अपॉन में 2 बराबर AB कितना है 18 है, अपॉन AC कितना है P है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, P का P में P स्क्वायर बराबर 18 दूनी 36। तो दोस्त यहाँ से P की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6, लेकिन आप केवल प्लस 6 लिखिए क्योंकि भुजा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है दोस्त। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF बराबर 4/9, यानी कि इनके मित्र भुजाओं का अनुपात दिया गया है आपको और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो आप ये जानते हैं कि तिनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि जो इनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा, अगर इनके भुजा का वर्ग करोगे 4/9 का वर्ग, तो यही आपके क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, और यही आपका आंसर है इनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखो इतना आसान सवाल है। करना क्या था आपको, कुछ नहीं, इनके भुजाओं का अनुपात तो आपको दिया ही गया है,
तो आपको करना क्या है, इनके भुजाओं का अनुपात का जो स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो। इसका अगर आप वर्ग करते हो तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात आराम से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आप एक समबाहु त्रिभुज बनाइए ABC, ये ABC, ये एक समबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं कि भुजा A है, तो ये भी A हो जाएगी और आपका A भी A हो जाएगी। तीनों भुजाएं A क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और इसने कहा कि इस प्रकार है कि D BC का मध्य बिंदु है। इस BC का मध्य बिंदु अगर ये D है तो BDE भी समबाहु है। तो ऐसा करते हैं कि अगर ये BD जितना है उतना इसके आधे पे एक रेखा मान लेते हैं कि ये E है। तो E को मानेंगे कि AB के मध्य बिंदु पे E है। तो अगर ये A पूरा है तो ये आधा क्या होगा, A/2 होगा। और अगर ये A/2 है तो A भी A/2 होगा और ये A भी A/2 होगा। यानी कि बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं A हैं और छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं A/2 हो गई। अब आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE का अनुपात निकालना है। तो आप इसके कोई भी संगत दो भुजा ले लीजिए। मान लो यहाँ से पहली दो भुजा लो AB और यहाँ से दो भुजा लो BD। तो AB यहाँ से और BD यहाँ से लो, इसका वर्ग कर लो आप। तो AB कितना है आपका, तो कहोगे आप AB पूरा A है और आपका जो BD है, देखो BD दोस्त क्या है, A/2 है। तो ये A/2 है, इसका वर्ग होगा, है ना। अगर आपको दो त्रिभुज का अनुपात निकालना है तो उनके संगत भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा अनुपात लेकर। तो ये 2A से A कैंसिल हो गया। अब बचा आपका, देखो 2 ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2:1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का अनुपात 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो आपका आंसर आ गया 4:1। तो 4:1 आपके इस प्रश्न का उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और यह प्रश्न आपके 2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि यदि DE समांतर हो BC के तो भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको भुजा AD की लंबाई निकालना है। तो करना क्या है आपको, इसको मान लेते हैं कि x सही है, ठीक है ना। और अगर यदि DE समांतर है BC के तो आप लगाएंगे थेल्स प्रमेय। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AD/BD इज इक्वल टू, देखो AD/BD बराबर होगा AE/CE। AE/CE। अब देखो ADX आपने माना है, BD आपको 10.8 दिया गया है, इक्वल टू AD 2.7 है अपॉन 8.1 आपका CE है। अब देखो जब पॉइंट से पॉइंट आप हटा लोगे तो कटेगा 9 से, 9 त्रिक 27
और 9 9 81 कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है जी। अब देखो 3 एकम 3, 3 से काटो इधर, तो 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, तो यानी क्रॉस करोगे मल्टीप्लाई आप, तो x बराबर आएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको करना क्या है, थेल्स थ्योरम लगाकर इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो आइए मित्रों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ऐसे ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपको मिलती रहे और आपका जो लेवल है लगातार बढ़ता रहे। ठीक है ना। क्योंकि आपको एग्ज़ाम, जैसा कि आप जानते हैं, नज़दीक है, तो आपको ऐसे ही वन शॉट के फॉर्मेट में सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और सारे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के सवाल और रेफरेंस बुक के सारे सवाल आपको कराए जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और आप वीडियो को भी हमारे लाइक कर सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कह रहा है चित्र में DE समांतर है BC के, यदि AD बराबर x। दोस्तों तो AD का मान आपको x दिया है, ये BD का मान x-2 दिया गया है और आपको AE का मान दिया गया है x+2 और आपको EC का मान x-1 दिया गया है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। और आपको दिया है दोस्तों DE समांतर है BC के। तो करना क्या है, सेम आपको वही थेल्स की प्रमेय लगानी पड़ेगी, सेम थ्योरम से। तो देखो दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन हर बार लगातार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप भी थेल्स थ्योरम ऐसे लगाएंगे। ठीक है ना। AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। इस तरह क्वेश्चन आप करके ही जाइए, है ना, जिससे एग्जाम में क्या हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो x अपॉन इसकी वैल्यू x-2 इक्वल टू आपका x+2 अपॉन x-1। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई x-1 में बराबर x-2 इंटू x+2। x का मल्टीप्लाई x में x² माइनस x बराबर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a+b, क्या होगा a² माइनस b²। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, x² से x² कैंसिल हो गया, माइनस x बराबर -4, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल करो, x बराबर 4। यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या है मित्रों, 4 है। बड़ा ही बेहद आसान सवाल था। डायरेक्ट थेल्स थ्योरम का मित्रों यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बच्चों ये सवाल आपके 2019 में NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप हमारे सॉल्यूशन से इसको मैच करेंगे, है ना। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मित्रों हम लोग कई कर चुके हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे आपको निकालने को कहा गया है। सवाल है दोस्त, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है दोस्त, आपको मान लीजिए कि दो त्रिभुज आपके समरूप ये दिए हैं। देखो एक त्रिभुज मान लो कि आपका ये है, जिसकी भुजा ABC है, इसकी ऊंचाई मान लो आपको ये दिया है 3 सेंटीमीटर। और एक दूसरा त्रिभुज आपको मित्र दिया गया है, मान लेते हैं DEF,
इसकी ऊंचाई आपको मित्र दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मान लेते हैं H1 है और ये मान लेते हैं H2 है, और ये दोनों समरूप हैं ऐसा कहा गया है। ये गिवन है आपको, मतलब कि ये दिया गया है मित्रों कि त्रिभुज दिया है आपको, त्रिभुज ABC जो है और समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है ना। ये समरूप है मित्रों, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको समरूप पहले से ही दिया गया है यार। अब क्या करोगे आप, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं दोस्तों तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, यानी क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का, और क्षेत्रफल दोस्तों त्रिभुज DEF का, इनका जो मित्रों रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो क्या होगा, तो आप कहोगे कि जो इनकी ऊंचाइयां हैं मित्र, इनके अनुपात के स्क्वायर वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। पहले त्रिभुज की ऊंचाई दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई के अनुपात का वर्ग कर देंगे मित्रों, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे ऊंचाई पहले की 3 है, दूसरे की 4 है दोस्त, तो 3 और 4 का आपको वर्ग करना पड़ेगा मित्रों। तो 3 का वर्ग होता है 9 मित्रों, 4 का वर्ग होता है 16। तो आपका उत्तर आ गया मेरे यार 9 गुणे 16 ना, 9 अनुपात 16 मित्र, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक दोस्तों? तो 9 अनुपात 16 क्या है, आपका इस प्रश्न का उत्तर है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। उसके पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को नोट कीजिए। कह रहा है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके परिमाप का अनुपात दिया है दोस्तों, क्या परिमाप क्रमशः दिया है 40 और 60। तो बच्चों होता क्या है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारा यहाँ पे, तो होता क्या है, त्रिभुज ABC मान लेते हैं एक है, और एक मान लेते हैं त्रिभुज DEF है, ठीक है। ये बना लेते हैं, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ये ABC है, ये DEF है। इसका परिमाप दिया दोस्तों 40 सेंटीमीटर, इसका दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो करना क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है बच्चों, उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, साथ ही साथ इनके परिमाप, मतलब कि परिमाप एक का परिमाप इसका बच्चों ABC का, परिमाप किसका, त्रिभुज ABC, और परिमाप त्रिभुज DEF, इसके वर्ग के बराबर भी होगा, ठीक है ना। इसको अगर ध्यान देंगे आप, तो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में बच्चों डिस्कस किया हुआ है, उसमें सारी बात आपको बताई गई है। सारे जितने फार्मूले यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, सारे फार्मूले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसका देखो परिमाप कितना, ऊपर वाले का है 40, नीचे वाले का है 60। तो दोस्तों करेंगे क्या, इसका वर्ग करना है, 0 से 0 गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई मित्रों 6, 9, है ना, 2 तिहाई 6। अब देखो 2 का वर्ग बच्चों 4 होगा, और 3 का वर्ग मित्रों 9 होगा। तो इसमें जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा दोस्तों 4 अनुपात 9 आएगा। कितना है दोस्तों, 4 अनुपात 9 आएगा, ठीक है। तो आइए दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो त्रिभुज हैं, समरूप हैं दोनों, उनकी संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे होगा क्या, छोटे लिखेंगे, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी क्या हुआ, त्रिभुजों का अनुपात ही तो है ये। दो त्रिभुज का अनुपात किसके बराबर होगा दोस्तों, तो उनकी संगत भुजाएं। मान लेते हैं कि आपके पास एक त्रिभुज दोस्तों दिया है छोटा सा, ये मान लो ABC है, और एक बड़ा त्रिभुज बच्चों दिया है जिसमें DEF मान लेते हैं, DEF है। इसकी भुजा बच्चों ये 2 का अनुपात, इसमें 3 का अनुपात है। इसका एरिया बच्चों दिया है, क्षेत्रफल मान लेते हैं 48, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका भुजा क्या होगा, AB अपॉन इसमें भुजा अनुपात DE है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। होता क्या है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं का वर्ग करना पड़ेगा। अब देखो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 48 दिया गया है अपॉन बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों मान लेते हैं कैपिटल A है, ठीक है ना। या फिर बच्चों क्या मान लेते हैं इसको, और कुछ मानना है तो मान लेते हैं कि ये कैपिटल X है दोस्तों, बराबर है ना, X ही मान लेते हैं, चलो बराबर AB कितना है 2 और DE कितना बच्चों 3, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो देखो 48 बराबर बटे में X भी है, 2 का स्क्वायर 4 बटे 3 का स्क्वायर मित्रों 9 होगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी आ गया दोस्तों 12 बटे X बराबर 1 बटे 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 12 9 108, यानी कि 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। क्या है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो बच्चों, ये सवाल आपके 2017 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। NCERT एग्जाम्पलर का एक बेहतरीन सवाल दोस्तों आपके सामने था। इसमें देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज किया गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसको आप आसानी से अच्छे से नोट करिए पहले वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मित्रों, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 12 कहता है कि AO अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD इक्वल टू 1/3, यदि DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो AB का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अगर बच्चों ये समरूप त्रिभुज है तो आप कह सकते हैं कि AO अपॉन OC जो है वो बराबर होगा BO अपॉन OD के, ठीक है। देखो AO कहाँ पे है, तो AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD इक्वल टू AB अपॉन CD होगा, इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन CD होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, तो कहोगे आप थेल्स प्रमेय। इसको आप अगर 2 ट्रायंगल थोड़ा सा इसको सीधा उलट के काट के उल्टा करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात ये ना। तो यहाँ पे अगर हम बनाने की कोशिश करें मित्रों तो कुछ ऐसा बनेगा ट्रायंगल। देखो इसको पलटेंगे बच्चों तो आएगा OBA, ठीक है ना। अब इसको समझो, देखो आपका क्या आया OA, देखो बच्चों इसको उल्टा किया आपने तो क्या हुआ, या फिर काट के सीधा कर लो तो ये A आएगा और ये B आएगा, ठीक है ना। काट के इसको सीधा कर दो आप, देखो OA अपॉन OB, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा बराबर, इस तरह करेंगे कंपेयर तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि समझना आपको तब भी वैसा ही है कि OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD इक्वल टू AB अपॉन CD हो जाएगा। अब देखो AO अपॉन OC बराबर AD अपॉन OD की वैल्यू आपको दिया है 1/3 इक्वल टू AB की वैल्यू आपको पता नहीं है और अपॉन में CD की वैल्यू दोस्तों 1.5 दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों हो गया 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3 है ना। तो आ गया 1/2 बराबर AB, 1/2 बराबर AB।
अगर 1/2 को डिवाइड करेंगे बच्चों 0.5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर। तो आपकी ए बी की वैल्यू आ गई 0.5 सेंटीमीटर और यही आपका जो है प्रश्न का आंसर है मित्रों। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है ना। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन अगला बच्चों आपके सामने है, एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आप बात को समझेंगे। 2020 बोर्ड एग्जाम में मित्रों ये सवाल आपके आ चुका है और एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फिगर बनाइए एक समचतुर्भुज का आप। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं। तो ये बना लिया हमने ए बी सी डी। और जो समचतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं दोस्तों। कितने पे? 90 डिग्री पे। ये सब क्या है 90 होंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर अब जो है मान लेते हैं कि बिंदु बीच वाला इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का ओ है, तो आपको प्रूव करना है बच्चों, सिद्ध क्या करना है। देखो दिया क्या गया, आपको दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, और आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करना है सिद्ध आपको। ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, ये बराबर आपको इनके विकर्ण ए सी का वर्ग प्लस बी डी के वर्ग के आपको बराबर प्रूफ करना है दोस्तों। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? देखो इनके भुजाओं के वर्गों का योग जो है इनके विकर्ण यानी कि ए सी और बी डी के वर्गों के योग के बराबर दोस्तों आपको सिद्ध कर देना है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मित्रों क्या करेंगे, लेंगे इसमें इसका हल डालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, देखो त्रिभुज ओ ए बी में ध्यान देना आप। देखो ओ ए बी, इस त्रिभुज में क्या होगा, देखो पाइथागोरस लगाएंगे तो ओ बी का लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से मित्रों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे आप। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, है ना। इक्वेशन नंबर 1 मित्रों। ऐसे ही इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार अब देखो त्रिभुज लेते हैं दूसरा ओ ए डी। त्रिभुज ओ ए डी अगर लेंगे तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही दोस्तों त्रिभुज अगर हम बात करें ओ डी सी में, त्रिभुज ओ डी सी में बात करें तो क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर, इक्वेशन 3। ऐसे ही बच्चों त्रिभुज किसमें, ओ सी डी में लगाएंगे पाइथागोरस तो ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 4। अब आप अगर चारों इक्वेशन को दोस्तों देखो, एक बार ये त्रिभुज लिया हमने, एक बार ये लिया, एक बार इसको, एक बार इसको, सब में दोस्तों हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब सबको आप ऐड करेंगे तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, चारों समीकरण को आप ऐड करेंगे, देखो क्या आएगा, ओ ए का स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 बार ओ ए का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स दोस्तों क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स ओ ए का स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों देखो ओ बी यहाँ है और ओ बी यहाँ है, ओ बी मिलके 2 टाइम्स ओ बी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ओ बी का होल स्क्वायर।
प्लस दोस्तों आगे देखो OC यहाँ भी एक बार है और OC यहाँ भी एक बार है, तो लिख देंगे 2 टाइम्स OC का स्क्वायर, और प्लस दोस्तों एक बार OD देखो यहाँ है, एक बार OD यहाँ है, तो 2 बार दोस्तों OD का स्क्वायर, इक्वल टू बराबर दोस्तों देखो AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे तो इधर आपका आएगा AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो उस तरफ तो दोस्तों चारों साइड आपकी आ ही गई है, आराम से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब बात बची ये वाली, तो पहले आप साइड को लिख लो इधर इस तरफ ला के, देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, इसको आपने एक साथ लिखा, देखो चारों साइड को एक साथ लिख दिया। बराबर में सब में दोस्तों 2 कॉमन दिख रहा है, सब में अगर 2 कॉमन लेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, ध्यान देंगे आप इधर से, OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर OC का स्क्वायर OD का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करेंगे, बराबर देखो LHS तो आ ही गया है यार, LHS से टेंशन लेना ही नहीं है। अब बात बची है केवल RHS को लाने की, ठीक है ना, किसकी बात है, तो RHS के लाने की। अब जो है आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ये समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं साथ ही साथ, यानी कि ये OA जो है OC के बराबर और OD जो है OB के बराबर होगा, है कि नहीं दोस्तों। तो अगर OA OB के बराबर है तो आप यहाँ देखो OA बराबर OC है, और ये पूरा जो है OA और OC को हाफ ऑफ AC लिख सकते हो आप, क्योंकि AC का आधा ही तो है यार दोस्तों। ऐसे ही मित्रों OB बराबर OD लिखोगे और ये बराबर हाफ ऑफ BD लिख दोगे, कोई समस्या तो है नहीं मित्र, है ना। OB बराबर OD और बराबर हाफ ऑफ BD। तो अब देखो 2 टाइम्स इनटू, अंदर देखो आप, देखो OA और OC आपका बराबर है, OA और OC बराबर है, तो इसको लिख लो बच्चों क्या, 2 टाइम्स OA लिख लो, ठीक है ना। OC के जगह पर भी OA लिख दो, दोनों को जोड़ लो तो OA प्लस OA 2 टाइम्स ऑफ OA, प्लस ऐसे ही मित्रों OB और OB जोड़ोगे तो 2 टाइम्स ऑफ OB का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो 2 दोनों में से फिर से कॉमन लेंगे दोस्तों, तो आएगा 2 2 जो 4 बाहर आ गया, और OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर हो गया मित्रों। यहाँ तक बात आप एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों, या आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए ना, इसका ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसको फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अब दोस्तों जो है देखो यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब आप ध्यान देंगे कि आगे इसको कैसे प्रोसीड करना है। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए 4 बाहर है इनटू अंदर, देखिए देखो OA की वैल्यू मित्र क्या है, हाफ AC है, तो यहाँ लिख दीजिए हाफ AC का स्क्वायर, और प्लस OB की वैल्यू दोस्तों हाफ BD है, तो हाफ BD का स्क्वायर। तो अब दोस्तों देखो 4 इनटू अंदर देखो AC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि AC का स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, प्लस ऐसे ही BD का स्क्वायर अपॉन दोस्तों 4। अब देखिए 4 दोनों में कॉमन लेके बाहर निकालिए तो आएगा 4 अपॉन 4 इंटू अंदर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 4 से 4 कैंसिल, और ये आपका LHS में तो आ ही गया है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है ना। AB BC CD और AD ये तो आपका आ ही गया है मित्र, और बराबर में ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ गया,
इसका मतलब आपका ये प्रूव हो गया कि किसी भी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं का जो वर्ग होगा, योग होगा दोस्तों, वो क्या होगा, इनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये दोस्त आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको समझ में बात आई होगी। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही खतरनाक कॉन्सेप्ट और सवालों के साथ हम मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं मित्रों अब नेक्स्ट क्लास में। मित्रों, अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहें चंद्रेश एकेडमी, है ना। चैनल बनो दोस्तों, चैनल बने रहे हमारे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ, साइंस, इंग्लिश की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।